Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to discuss the eighth part of the chapter 13, that is the functioning of Indian democracy. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is seventh part. We read about the judicial system of India, organization of the Supreme Court, and jurisdiction and powers of the Supreme Court. We also read about the administration of the state, powers of the Legislative Assembly. So, students, today we will move further with the next topic, that is the state executive. So, students, let's begin the chapter with its continuation. So, students, now we will discuss about the state executive. Okay, so let's begin. As per the constitution, the executive power of the state vests in the governor, but in practice, the governors of the state are constitutional head. So, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं स्टेट्स की, वो गवर्नर्स में होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस में जो गवर्नर होता है वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। In practice, complete administration of the state is run by the Council of Minister, whose head is the Chief Minister. तो देखा जाए तो प्रैक्टिस में जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा रन किया जाता है, जिसके हेड जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मींस सीएम होते हैं। इट मींस कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, बट रियल पावर्स वेस्ट इन द चीफ मिनिस्टर। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। द कैबिनेट इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा फॉर ऑल इट्स एक्शंस। तो जो कैबिनेट है वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है विधानसभा के प्रति अपने सारे एक्शंस के लिए। नाउ द गवर्नर, द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। In practice, appointment of the governor is made by the president as per the advice of the Union Council of Minister. तो प्रैक्टिस में देखा जाए तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर किया जाता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर, the chief justice of high court of the state holds the post of the governor of the state. इट मीन्स कि गवर्नर की अनुपस्थिति में, गवर्नर की एब्सेंस में जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, इट मीन्स कि जो उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो गवर्नर की पोस्ट को होल्ड करते हैं, मीन्स तब तक के लिए उनका कार्यभार संभालते हैं जब गवर्नर एब्सेंट होते हैं। नाउ द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस। सो फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। The first is she should be the citizen of India, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। Second, she should have completed 35 years of age, उसने 35 साल की एज कंप्लीट कर ली हो। Third, should not be on any office of profit of the union or state, वो यूनियन और स्टेट में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। And the fourth is should not be member of parliament or legislative assembly, इट मीन्स कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज assumption ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नर। द ओथ ऑफ द ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नर को उसके पद की शपथ उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलवाई जाती है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज फॉर 5 years। गवर्नर का जो टाइम पीरियड रहता है, उसका टर्म ऑफ द ऑफिस रहता है वो 5 years का रहता है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ गवर्नर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को हटा सकते हैं उसके टाइम से पहले भी। ओके, नाउ पे, अलाउंस एंड स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द गवर्नर। पे एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। इट मीन्स कि गवर्नर के पे और उसके अलाउंस पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं।
द पे एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग हिज और टेन्योर, और उनके पे और उनके अलाउंस में किसी भी तरह की कोई रिडक्शन नहीं किया जा सकता उनके टाइम पीरियड में. नो सूट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट हिज डीड्स एज गवर्नर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. गवर्नर इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट, और गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके चांसलर भी होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नर. नाउ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर. द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है. द पोजिशन ऑफ द गवर्नर इज द सेम इन द स्टेट एज इज ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सेंटर. इट मीन्स कि जिस तरीके से एक सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर में प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है वही पोजीशन एक स्टेट में गवर्नर की होती है. द पावर्स ऑफ द गवर्नर आर एस अंडर. तो गवर्नर की पावर इस तरीके से होती है. द फर्स्ट इज पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर. गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज वॉन बाय मेजोरिटी एज चीफ मिनिस्टर, और वो ऐसे पार्टी के लीडर को अपॉइंट करता है एज अ चीफ मिनिस्टर जिसने मेजोरिटी गेन की है. He appoints the other ministers at the advice of the chief minister and allocates work to them. और it means कि जो गवर्नर होता है वो बाकी सारे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, और उन्हें उनका वर्क अलोकेट करता है. द गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट. गवर्नर, एडवोकेट जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सीनियर ऑफिसर जो स्टेट के उनको उनकी अपॉइंटमेंट करता है. ओके, दीज आर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स. सो व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर्स? द फर्स्ट इज द गवर्नर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो गवर्नर होता है वो सरकार का एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ही समन्स मीटिंग of the legislative assembly, suspend them, adjourns them. वह विधानसभा की legislative assembly की मीटिंग को बुलाता है, सस्पेंड करता है, उसे adjourn करता है. He can dissolve the assembly on the advice of the chief minister. वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है. आफ्टर द इलेक्शन एंड इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ही एड्रेसेस इट. इलेक्शंस के बाद या लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन की शुरुआत में ये असेंबली को एड्रेस करते हैं. एज पर द नीड ही कैन सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेचर. जरूरत के अनुसार ये लेजिस्लेचर को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं. नाउ द सेकंड इज गवर्नर्स असेंट is essential on the bills passed by the legislative assembly for reconsideration. गवर्नर की सहमति जरूरी होती है जो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया है फॉर रिकंसिडरेशन के लिए. If again the bill is passed by the legislative assembly and sends it to the governor, it is necessary for the governor to give assent to it. यदि बिल फिर से पास करके लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास करके इसे वापस गवर्नर के पास भेज दिया जाता है तो ये जरूरी होता है कि गवर्नर को उसके ऊपर अपनी असेंट देनी पड़ती है, मींस अपनी सहमति देनी पड़ती है. नेक्स्ट है टू promulgate ordinance. When the assembly is not in session, the governor can promulgate ordinance. जब असेंबली सेशन में नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में आवश्यक होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं. Approval of the legislative assembly is necessary within 6 weeks of the promulgation of the ordinance. और ऐसी कंडीशन में इसके लिए 6 वीक्स के अंदर ही इसकी अनुमति जो है वो इसका जो अप्रूवल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से लेना पड़ता है 6 वीक्स के अंदर ही. नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स. The governor causes the state budget to be presented every year in the legislative assembly. He also causes to be presented the report of the controller and auditor general in the house. जो गवर्नर होता है, इनकी फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं? वो हर साल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट का बजट प्रेजेंट करवाता है और इसके साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को भी हाउस में प्रेजेंट करवाते हैं. नेक्स्ट है अदर पावर्स. When the governor feels that the administration in the state is not running in accordance with the provision of the constitution,
Then he sends a report to the president regarding failure of constitutional machinery in the state. जब गवर्नर ऐसा फील करते हैं कि जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग रन नहीं कर रहा है, तो गवर्नर इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं कि जो स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर से रिलेटेड रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हैं. इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर्स रिपोर्ट दैट द प्रेसिडेंट मेक्स इमरजेंसी इन द स्टेट. और ये गवर्नर की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रेसिडेंट है स्टेट में इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं. अंडर सच सर्कमस्टांसेस द गवर्नर फंक्शंस एज प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव. और इन सभी सर्कमस्टांसेस में जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में फंक्शन करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं. द चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. सीएम इट मीन्स कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के हेड होते हैं, एक्चुअल हेड होते हैं. द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर. और मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा. नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट वेस्ट इन द चीफ मिनिस्टर. जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं स्टेट की वो चीफ मिनिस्टर में होती हैं. दे आर एज फॉलोज. ओके, द फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट. कैबिनेट का कॉन्स्टिट्यूशन करना, कॉन्स्टिट्यूट करना मीन्स फॉर्मेशन करना, फॉर्म करना. The chief minister selects the minister and hand over the list of such persons to the governor. चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और उसकी एक सूची, उसकी एक लिस्ट गवर्नर को सौंपते हैं. दे आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर. जिन्हें गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज अ मिनिस्टर्स. इट इज ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर दैट पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स. ये चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन होता है, उन्हीं के बेसिस पर रहता है कि वो किसको कौन सा पोर्टफोलियो दें, कौन सा डिपार्टमेंट उन्हें मिलेगा उस मिनिस्टर को. द चीफ मिनिस्टर में आस्क द मिनिस्टर टू टेंडर रेजिग्नेशन इफ नीडेड. और चीफ मिनिस्टर अगर जरूरत के अकॉर्डिंग उनसे रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं. द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट. चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं. ही कैन गिव डायरेक्शंस टू द मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फंक्शन. He can give directions to the minister with regard to the function of their allocated department as per. और वो उनको डायरेक्शंस भी दे सकते हैं मिनिस्टर्स को, उनको जो डिपार्टमेंट अलोकेट किया गया उनके फंक्शन से रिलेटेड. ओके, व्हेन अ मैटर रिलेट्स टू टू मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर कैन गिव डायरेक्शंस गाइडेंस टू कंसर्न मिनिस्टर. और जब भी जो मैटर होता है वो दो मिनिस्टर से रिलेट करता है तो चीफ मिनिस्टर उस रिगार्डिंग कंसर्न मिनिस्टर को गाइडेंस और डायरेक्शंस दे सकते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज leader of the legislative assembly and the state. The chief minister is the leader of the legislative assembly. chief minister legislative assembly के leader होते हैं. he announces the policies of the government in the house. वो सरकार की policies का announcement house में करते हैं. ठीक है, whenever needed he gives explanation on the statement made by minister. और जब कभी भी जरूरत हो तो explanation देते हैं उस statement के ऊपर जो minister के द्वारा दिया गया है. he represents the स्टेट एट द नेशनल एंड द अदर लेवल्स. वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नेशनल और अदर लेवल्स पे करते हैं. ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट. वो स्टेट के चीफ स्पोक पर्सन होते हैं. नेक्स्ट है लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर. द चीफ मिनिस्टर फंक्शंस एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो मुख्यमंत्री होते हैं वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक लिंक का काम करते हैं. ही कीप्स द गवर्नर इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और वो गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म रखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस के बारे में. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेज द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर होते हैं और अदर मिनिस्टर्स होते हैं. द मिनिस्टर्स आर ऑफ थ्री कैटेगरीज अबाउट विच अ मेंशन हैज ऑलरेडी बी मेड प्रीवियसली. मिनिस्टर थ्री टाइप्स के होते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों ने पहले भी देखे हैं सेंट्रल की पोजीशंस में. द स्पेशल फीचर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर. स्पेशल फीचर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. द फर्स्ट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
Members of the Council of Ministers are collectively responsible to the Legislative Council. जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के. ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को फॉलो करना पड़ता है. अ डिसीजन अगेंस्ट एनी वन मिनिस्टर इन द हाउस इज कंसिडर्ड टू बी द डिसीजन अगेंस्ट द होल कैबिनेट. ऐसा कोई डिसीजन जो किसी भी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में है हाउस में तो वो पूरी होल कैबिनेट के अगेंस्ट में कंसीडर किया जाता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू डिसाइड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज द ड्यूटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू formulate policies of the state, prepare scheme for the development of the state, to maintain law and order in the state, to make efforts to fulfill the aspiration of the people of the state. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है स्टेट के लिए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, स्कीम स्टेट के डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स को प्रिपेयर करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट के, और एफर्ट्स लगाना जनता स्टेट की जो पीपल है जो जनता उनकी एस्पिरेशन के लिए एफर्ट्स लगाते रहना. ओके. नाउ द थर्ड इज लेजिस्लेटिव पावर्स. In the parliamentary form of government, the Council of Ministers and the legislature are closely related. Therefore, in the legislative matters, the cabinet of ministers is all powerful. Parliamentary form of government में Council of Minister और legislature एक दूसरे के closely related रहते हैं, इसीलिए legislative matters में cabinet of ministers powerful रहते हैं. Subject on which government wants to make laws, the cabinet prepares a draft of concerned legislature. ऐसे सब्जेक्ट जिन पर सरकार कानून बनाना चाहती है तो कैबिनेट ऐसे सब्जेक्ट्स का ड्राफ्ट जो है कंसर्न लेजिस्लेशन का जो ड्राफ्ट है उसे प्रिपेयर करवाते हैं और उसे एंड पुट इट अप इन द लेजिस्लेचर एंड गेट देम पास, और उसे लेजिस्लेचर में रखते हैं और उसे पास करवाते हैं. नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड्स फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट्स देम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइनेंशियल पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं. टू प्रिपेयर एनुअल बजट एंड गेट इट पास इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एनुअल बजट प्रिपेयर करवाना और उसे पास करवाना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. Thus it is clear that the real power of the state is not with the governor but with the council of minister and its head the chief minister. इससे क्लियर होता है कि जो रियल पावर होती है स्टेट की वो गवर्नर के साथ नहीं होती, गवर्नर के पास नहीं होती, बल्कि किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वहां के हेड मींस चीफ मिनिस्टर के पास होती है. तो रियल पावर किस में होती है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जुडिशरी, दैट इज हाई कोर्ट. As per the constitution, every state of the union has a high court. Constitution के according union के सारे states में एक high court है. Okay, every state of the union has a high court. As per the 24th amendment of the constitution, the parliament, if so wishes, may set up only one high courts for 2 or more states and union territories. 24th amendment of constitution के 24th amendment के according जो parliament है अगर वो चाहे तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक हाई कोर्ट को भी सेटअप कर सकते हैं. द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन द जबलपुर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल. देयर आर 2 बेंचेस, वन इन ग्वालियर एंड वन इन द इंदौर. हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो जबलपुर में है और लोगों की कन्वीनियंस के लिए इसकी 2 बेंचेस हैं, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है. Now we will discuss about the organization of the High Court. Now the first is appointment of judges. Appointment of the Chief Justice of the High Court of the state is made by the President in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the concerned state. Okay, it means कि जो appointment है Chief Justice के High Court के Chief Justice का, एक स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. किसकी कंसल्टेशन के साथ? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस स्टेट के कंसर्न गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को नियुक्त करता है. अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. अदर जजेस जो है हाई कोर्ट्स के उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है. किसकी कंसल्टेशन के साथ? किसके परामर्श के साथ?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस स्टेट के गवर्नर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ परामर्श करके बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। Now, the second point is number of judges. As per the constitution, the number of judges of the High Court of the state can be increased or decreased by the president as per needs. Constitution के according हाई कोर्ट के जजेस जो है, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस जो है, उनको इंक्रीज भी किया जा सकता है। मीन उनके नंबर ऑफ जजेस जो इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सकता है नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फंक्शन एंड पे एंड अलाउंस। The judges of High Court can remain in their office till the attainment of 62 years of age. High Court के जो जजेस हैं वो अपने ऑफिस में 62 years तक की एज तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के वो 62 years तक की एज में 62 years तक एज तक काम कर सकते हैं। दे मे रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट इवन बिफोर दिस एज। वो अपनी पोस्ट से इस एज से पहले भी रिजाइन दे सकते हैं इफ दे विश सो, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो। द प्रेसिडेंट में रिमूव देम थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट उन्हें इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हटा सकता है। देयर पे अलाउंस आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। उनकी पे और उनकी अलाउंस पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। देयर पे एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस टिल दे आर इन देयर पोस्ट। उनके पे और अलाउंस को रिड्यूस नहीं कर सकते जब तक वो अपने पोस्ट पर है। Now the qualification of the judges. The first is she should be the citizen of India। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। Should be less than 62 years of age। ठीक है, 62 years of age से कम होना चाहिए। Should have worked as a district and session judge for 10 years। उसने सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में 10 साल काम किया हो। और वर्कड एज एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर 10 years। और एडवोकेट की तरह भी उसने एक या दो हाई कोर्ट्स में 10 साल काम किया हो। एंड इन द प्रेसिडेंट्स व्यू शुड बी रिनाउंड जूरिस्ट। ओके, और इसके अलावा प्रेसिडेंट की नजरों में, उनके व्यूज में एक रिनाउंड ज्यूरिस्ट हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो जज बन सकता है इसके अकॉर्डेंस में। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है जजेस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द अदर मैटर्स। द फर्स्ट पॉइंट इज द जज हैव टू टेक एन ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर ऑक्यूपाइंग देयर पोस्ट। एक जज को अपनी पोस्ट पे ऑक्यूपाई होने से पहले शपथ लेना पड़ता है। Second, the President may, in consultation with the Chief Justice of Supreme Court, transfer the Chief Justice or judges of one High Court to another High Court. President सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट। थर्ड, a retired judge of the High Court cannot practice in the state from where he has retired or in a court subordinate to the High Court। एक रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का वो उस स्टेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहां से वो रिटायर हुआ है और या उस सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो हाई कोर्ट का है। बट अ जज कैन प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट ऑफ अदर स्टेट और इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जज जो है वो हाई कोर्ट में या अदर स्टेट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। द वर्क्स और पोस्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज। इनके वर्क्स और इनके पोस्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। द डिसीजन ऑफ दीज कोर्ट्स कैन नॉट बी क्रिटिसाइज इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इनके डिसीजंस की भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता ना पार्लियामेंट में ना लेजिस्लेटिव असेंबली में। द हाई कोर्ट हैज द पावर टू पनिश अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसे पर्सन को पनिश कर सकते हैं जो गिल्टी पाया गया है। ओके, now we will discuss about the powers and function of the high courts. The high courts have the following powers. The first is primary jurisdiction. Primary jurisdiction means such cases which can be presented only in the high courts। ऐसे cases जो high courts में present किए जा सकते हैं। Okay, the first is constitutional disputes. A disputes arising out of constitutional matter can only be submitted in a high court। ऐसे dispute जो constitutional matter से arise हो रहे हैं उन्हें हाई कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है। The second is the high courts give permission to go to Supreme Court in an appeal against any decision by it। हाई कोर्ट ये परमिशन देता है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई भी डिसीजन है, ठीक है, अगेंस्ट एनी डिसीजन गिवन बाय इट, मतलब जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है एनी मैटर और पॉइंट रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ऐसा कोई भी मैटर या कोई भी
ऐसा कोई भी मैटर या पॉइंट जो रिलेट हो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से, इफ इट इज लाइंग इन एनी ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो, इट कैन कॉल फॉर सच अ केस एंड डिसाइडेड। तो इस तरह के केसेस को डिसाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट बिटवीन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। द हाई कोर्ट्स हैव अ राइट टू टेक नेसेसरी एक्शंस टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नेसेसरी एक्शंस ले सकता है। मैटर्स रिलेटिंग टू इन्फ्रिंगमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंटेड इन द हाई कोर्ट। इनसे इनके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के जो भी मैटर्स हैं उनको हाई कोर्ट्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपीलेट जुरिसडिक्शन। द हाई कोर्ट हैज अ राइट टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि वो ऐसी अपील सुन सकता है, ठीक है, अधिकार है उनके पास की अपील्स वगैरह के हियरिंग का जो डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने दिया है उनके अगेंस्ट में। सच अपील्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिविल अपील और क्रिमिनल अपील्स। ऐसी अपील जो है 2 साल तक की हो सकती हैं, 2 साल की होती हैं, सॉरी 2 टाइप्स की होती हैं, 2 साल नहीं सॉरी 2 टाइप्स की होती हैं, सिविल अपील और क्रिमिनल अपील्स। Such civil appeals against the decision of district judges, where the sums involved of a standard value can be filled in the High Court. Okay. Criminal appeals where the district and session court has given punishment of 10 years more or has given capital punishment. The implementation of death sentence can take place only when the High Court approves it. Okay. So, कुछ सिविल अपील्स जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट जजेस के डिसीजन के अगेंस्ट में जो रहती हैं, जहाँ पर सम जो इन्वॉल्व रहता है स्टैंडर्ड वैल्यू जो हाई कोर्ट में फिल किए जा सकते हैं। क्रिमिनल अपील्स जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने 10 years की जो पनिशमेंट दी है या उससे कम ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट दी है, तो ऐसी और यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस जो रहता है ये तब होता है जब हाई कोर्ट ने इसे अप्रूव कर दिया हो। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन। द हाई कोर्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर कंट्रोल करता है। इट कैन डिसाइड द मोड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये मोड ऑफ फंक्शनिंग को डिसाइड करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। इट also decide the policy of recruitment, promotion, service condition in respect of the judges of the subordinate courts. ये recruitment policy, promotion, service condition judges के subordinate courts के decide करता है। The High Court can call for any case being tried in a subordinate court. हाई कोर्ट जो है वो किसी भी केस के लिए कॉल कर सकता है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा हो या हो चुका हो वहां पर। हाई कोर्ट कंडक्ट्स इंस्पेक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का इंस्पेक्शन भी कर सकता है। हाई कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन इट्स jurisdiction. Okay. Now the next is right of judicial review. The High Court have a right to inquire any central state law or administrative order to see whether it is as per the constitutional provision. हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो इंक्वायरी कर सकता है, हेयर कर सकता है किसी भी सेंट्रल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को, ठीक है, ये देखने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं। If the court feels that the concerned law or order is against the constitution, that it may declare it is as null and void. अगर कोर्ट को ऐसा फील होता है कि जो भी लॉ या ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग है तो वो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। From the above, it is clear that the high courts, like the Supreme Courts, act as a protector of fundamental rights and the Constitution. तो ऊपर के सारे पॉइंट से क्लियर होता है कि हाई कोर्ट्स जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरह ही फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल कैरेक्टर ऑफ हाई कोर्ट्स, the judiciary is independent has been kept away from the influence of executive and legislature. इसकी इंडिपेंडेंस और इसके इम्पार्शियल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से दूर रखा गया है इसे। दैट्स व्हाई जुडिशरी इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो जुडिशरी कैसी संस्था है? इंडिपेंडेंट है। ओके।